एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अब ये कौन सा मॉडल है, ये सब जानकारी हमें सर देंगे। ये अनिकेत सर हमारे साथ है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। तो आप थोड़े पहाड़ दिखा दीजिए एक बार कि कैसे पहाड़ी इलाके में इन्होंने ये गाड़ी ख़रीद डाली है और क्यों ख़रीद डाली है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आज सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आपको पहाड़ में एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं चाहिए वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो पहले तो आपका शुक्रिया। और आपने बोला कि इस कार का वेरिएंट बताएं। सबसे पहले तो ये स्विफ्ट VXI ऑप्शनल, और ऑप्शनल VXI ये मिडिल सा हमारा वेरिएंट है और ये मैंने लिए ऑटोमेटिक में AGS। तो ये बात है कि मैंने भी पहले काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी सोचा कि ऑटोमेटिक प्लेन में तो ठीक चलती है, क्या पहाड़ों में चलने के लिए ठीक है। कई बार आपको डाउन गियर शिफ्ट करना पड़ता है तीखी चढ़ाई के लिए, कई बार आपको न्यूट्रल करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं थोड़ा डाउटफुल था। थोड़ी सी रिसर्च की, कहीं मेरे को मिला नहीं कि पहाड़ों में कैसे चलाना चाहिए, तो रिस्क लेके मैंने ख़रीदी ली और अब देख रहा हूँ बिल्कुल सही डिसीज़न था। पहाड़ों में ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। तो सर एक बार बता दीजिए कि आपको ये जो वेरिएंट है ये कितने का आपको ऑन रोड लगभग पड़ा है और कितनी आपने कोई बार्गेनिंग की या नहीं की? ये लगभग 8.5 के ऊपर पड़ा, ऑलमोस्ट 870 के अराउंड। हिमाचल का ये नंबर है, बाकी स्टेट्स में क्या टैक्स है वो मेरे को नहीं पता, तो उस हिसाब से वेरी करता करता है। हाँ ठीक, आपने बता दिया कि आप टोटली सेटिस्फाइड है गाड़ी से। तो सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव्स की बात करेंगे कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो बाकी गाड़ियों से सेम सेगमेंट में बेटर है, या फिर इस गाड़ी में आपको जो लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा खुश किया है, तो वो आप प्लीज़ बताइए हमें। सबसे पहले एक नेगेटिव बताना चाहूँगा कि पहले मैंने 4 सिलेंडर कार चलाई थी जो बिल्कुल ही रिफाइंड होती है। उसको चलाते समय आपको ये नहीं लगता है कि भाई कि आप कोई डीजल इंजन चला रहे हैं। जब आप 3 सिलेंडर में आते हो थोड़ी सी वाइब्रेशन रहती है, पर बाकी 3 सिलेंडर के मुकाबले थोड़ी सी रिफाइनमेंट कर रखी है मारुति सुजुकी ने। पर फिर भी थोड़ी सी आवाज़ आती है, एकदम से आप एक्सेलरेशन करते हो तो ऐसी आवाज़ आती है कि डीजल इंजन को आप खींच रहे हो। तो पेट्रोल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर ओब्वियसली 3 सिलेंडर है तो इन्होंने थोड़ी एवरेज दी है, तो उसका ये बेनिफिट रह जाता है। दूसरी बात है 3 सिलेंडर में ओब्वियसली ये कॉमन है कि इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं होती है जितनी आप 4 सिलेंडर में जानते हो। ठीक है जी। बाकी तो कुछ खास इंजन का इसका फ़र्क नहीं है, बस ये है कि थोड़ी आपकी सर्विस सस्ती हो सकती है। पर आपका क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, लीटर सेम है, 1.2 लीटर है, 1200 सीसी है, तो पावर जो डिलीवरी है वो लगभग सेम है। थोड़ा सा ड्रॉप तो रहता है, पर जब चलने लगती है तब बिल्कुल ही सेम सा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ओन कर रहा हूं इस वक्त टाटा टिगोर, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है ऑब्वियसली। तो उसका 3 सिलेंडर इंजन का फ़ायदा जो रहता है वो ज़्यादातर माइलेज में देखा जाता है कि माइलेज में हमें उसका फ़ायदा मिलता है, और जो उसका नुकसान है वो जो उसकी इनिशियल पिकअप है और रिफाइनमेंट जो इंजन की है वो हमें वो नुकसान देखने को मिलता है 3 सिलेंडर इंजन का। बाकी सर ने अभी बताया ही है कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, लेकिन ही सीम्स टोटली सेटिस्फाइड विद द कार। और सर और कुछ अगर पॉजिटिव आप बताना चाहें गाड़ी के बारे में कि और क्या चीज़ है जो आपको इसकी बेहतर लगती है और या फिर बेस्ट लगती है? अब क्योंकि ज़्यादा गाड़ियों का एक्सपीरियंस है नहीं मेरे पास, 2-3 साल ही चलाई है मैंने, उसके हिसाब से तो ये है इसका जो है बूट स्पेस काफ़ी है पीछे, अगर चीज़ आपने रखनी हो एक बार बूट स्पेस दिखा देते हैं हम, है ना? आ जाओ, यहाँ पे इसमें बटन होगा, है ना? हाँ, इलेक्ट्रिकल बटन है ये। ऐसे ही बटन दबा के बस आपके जेब में वो की होनी चाहिए तो खुल जाता है। तो आप बूट स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, मतलब कि थोड़ा काफ़ी डीप है तो स्पेस इसमें और ज़्यादा बन जाता है। तो और सर ने यहाँ सामान रखा भी है। इसकी सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि आप ये जो है सीट्स को रिक्लाइन करके और ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं, लाइक ए मिनी ट्रक। बिल्कुल, तो काफ़ी और सर का ये सपना भी है और इनका काफ़ी इंटरेस्ट है कि वो गाड़ी को जो एक पूरा महल की तरह जो लोग बनाते हैं, ये हर रोज़ उस तरह की वीडियोस देखते रहते हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में सर अपनी गाड़ी को भी उसमें कन्वर्ट कर दे। क्यों सर, कुछ ऐसा प्लान है जैसा कि आप देखते होंगे कैरावान होती हैं या
वो वाले ट्रक होते हैं जिसमें आप बेडिंग भी कर सकते हो, थोड़ी छोटी मोटी रसोई भी रख सकते हो, तो आप इसको रिक्लाइन करके पीछे का पूरा स्पेस किसी और काम के लिए भी और अगर यूटिलाइज रात किया को जा कहीं सकता है। आपको होटल नहीं मिल रहा हाँ, है और एग्जैक्टली। आपको गाड़ी में ही स्टे करना है, सोना है, तो उसके लिए भी कितना डिग्री रिक्लाइन है? पूरा ही रिक्लाइन हो ये जाता है पूरा फ्लैट? रिक्लाइन हो जाता है और निकल अच्छा, भी जाती है ये सीट। ठीक है। हाँ तो ये जी। तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर किसी ने रेस्ट करना है गाड़ी में तो उसके लिए भी हाँ, काफ़ी अच्छी इसको बात दिखा है देते ये। हैं ना। आप एक बार रिक्लाइन करके दिखा दीजिए प्लीज़। ऐसे रिक्लाइन हो हाँ। जाता है, और रिक्लाइन होने के बाद ये भी अगर थोड़ा सा बम्प सा दिख रहा है आपको, ये भी ऊपर वाली सीट जो है निकल जाती है, ये वाली भी। तो इसमें काफ़ी सामान भी लाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा हाल ही में एक फंक्शन था, तो उसमें जितना भी राशन, जो फंक्शन का राशन है, 600-700 लोगों का जो खाना है, वो इसी गाड़ी में आया है। तो स्पेस वाइज इस गाड़ी में कोई ज़्यादा दिक्कत मुझे लग नहीं रही है, काफ़ी स्पेस है। और एक हैचबैक के हिसाब से ठीक है, मतलब अगर हम इसकी सेगमेंट में टियागो को देखें तो टियागो भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन वही बात है टाटा और इसमें जो डिफरेंस है इंजन का जो है टाटा का, कि उसका जो आउटपुट है या फिर अंडर पावर है थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद टिगोर चला रहा हूँ, तो जैसा मैंने, बहुत पंची इंजन नहीं है टाटा का, तो इसमें एकदम से पंची इंजन आपको मिलता है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी का ज़रूर कंसर्न है कि मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और उस पर आपका क्या मानना है सर, कि बिल्ड क्वालिटी आपके लिए कंसर्न था या नहीं था? अगर था तो आपने इस गाड़ी को क्यों लिया? किसी और अच्छी कंपनी जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी क्लेम करते हैं, उसको आपने क्यों प्रेफर नहीं किया? रिसर्च करते वक्त मैंने काफ़ी चीज़ें कंसिडर की थी और बिल्ड क्वालिटी में भी उसमें से एक थी। इंडिया में तो इसकी अभी तक एनकैप टेस्टिंग नहीं हुई है, पर जो आउट ऑफ कंट्री हुई है लगभग 3 स्टार्स इसको मिले हैं। और पर 3 स्टार के मुकाबले अगर मैं 5 स्टार की कोई गाड़ी देखूं इसी प्राइस में, तो वो काफ़ी कम फीचर्स ऑफ़र कर रही थी। तो इन दोनों चीज़ों को काफ़ी तवज्जो देते हुए, तोल मोल करते हुए, तो सर इस के लिए चीज़ में फीचर्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सेफ्टी इतना बड़ा इशू नहीं था। अब जिसके लिए सेफ्टी बड़ा इशू है वो इंजन के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, जैसा कि मैंने किया, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में चलने वाला आदमी हूँ, तो मैं सेफ्टी के प्रति काफ़ी कंसर्न हूँ कि सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर जो है इनकी ड्राइविंग बड़ी आराम से है, सेफ़ ड्राइविंग सर करते हैं, इसीलिए इनके लिए सेफ्टी इतना बड़ा कंसर्न नहीं था। अब हमने 3 सिलेंडर इंजन की बात की सर, तो उसी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि माइलेज जो है, आपने शायद ये भी सोचा ही होगा रिसर्च करते वक्त कि 3 सिलेंडर इंजन है तो माइलेज अच्छी मिलेगी, तो आपको माइलेज इस इलाके में कितनी मिल रही है? तो देखो, एक्चुअल में मैंने माइलेज नापी नहीं है, पर इसमें एक सुजुकी कनेक्ट करके ऐप है, वो माइलेज बता देती है हर ट्रिप की। तो वैसे तो मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे जाता हूँ, तो 250 किलोमीटर मेरे घर का है यहाँ से, तो हाईवेज़ पे तो ये दे देती है लगभग 22-23 के आसपास, पर अगर पहाड़ों में देखें तो 18-19 के आसपास है। और वेरी शॉर्ट ट्रिप बोलें 1-2 किलोमीटर आपने जाना हो तो जैसा कि हमने लगभग, लोकल यहाँ पे घूमना है, हाँ, तो यहाँ पे कितनी माइलेज दे देगी सर? यहाँ जैसा कि पे अभी वीडियो में अभी मैं डालूंगा, इसमें जो हमने ड्राइव एक्सपीरियंस गाड़ी का किया है, उसमें जो जिस तरह का रोड है उसमें कितना माइलेज निकाल के दे देती है सर? अब जैसे पहाड़ों का अगर 1-2 किलोमीटर का रोड बताएं तो 15-16 के आसपास, 15-16? इससे नीचे होगी या इसके आसपास ही होगी, पर ज़्यादा तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते फिर तो हैं। मेरी गाड़ी से अच्छी माइलेज दे रही है सर की गाड़ी, क्योंकि मेरी जो टाटा टिगोर है वो इस वाले रोड पे 13 के आसपास माइलेज देती है, 13-14 मैं कहूँगा, 14 भी नहीं, 13 ही, जो ये लोकल रोड है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा लॉन्ग ट्रिप करता हूँ पहाड़ का, तो मुझे 16, 17, 18 के आसपास मिल जाती है। लेकिन हाईवे पे मैंने देखा था तो हाईवे पे 20 आराम से क्रॉस हो जाता है, 23-24 की माइलेज मुझे मिल जाती है हाईवे पे। तो 3 सिलेंडर का ये फ़ायदा तो है कि माइलेज है। तो सर आपने कच्चे में भी ये गाड़ी चलाई है, बिल्कुल ऑफ रोडिंग भी आपने की है, तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेके आप क्या कहना चाहोगे इसकी? और जो कच्चे में इसका ड्राइव जो आपका एक्सपीरियंस है उसको लेके भी क्या कहना चाहोगे? कच्चे में क्योंकि जो इसका मैंने वेरिएंट लिया है उसमें टायर्स ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा चौड़े हैं, तो टायर्स ओब्वियसली ग्रिप नहीं ले पाते हैं, तो कई बार स्लिप हो जाता है। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी कई बार आपको दिक्कत करता है कि आपको जब पावर चाहिए होती है तब वो पावर बंद कर देता है उस टायर की। तो इसमें अगर मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ चला रहे हो और कहाँ रहते हो, उस हिसाब से टायर भी आपको उस हिसाब से डलवाने पड़ेंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी एज एक्सपेक्टेड इतनी ऊंची नहीं है जितनी टाटा टिगोर की है या बाकी गाड़ियों की है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है पहाड़ों में, पर इतनी भी नहीं है जैसे हम आप ओब्वियसली पहाड़ों में अल्टो चलती है उसके हिसाब से तो ठीक है। बिल्कुल, ऑल्टो के हिसाब से कंपैरिजन में ये इसकी माइलेज अच्छी है, और वैसे भी एक ऑफ रोडिंग कार नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग आप इससे कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। और सर इसका फिट एंड फिनिश के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसा है? कोई आपको जब आप कच्चे में चलते हो कोई आवाज़ एक्स्ट्रा है या फिर बिल्कुल बढ़िया चलती है, शांत चलती है, साइलेंट है?
नहीं, कोई आवाज़ फ़िलहाल अभी तक तो आई नहीं, क्योंकि कुछ ही महीने हुए, वो तो अब थोड़ी खड़केगी तभी पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ जो है वो थोड़ा जल्दी खड़क जाती है। मेरी तो खड़क गई है, मेरा 1.5 साल हुआ है लेके, वो खड़क गई है। लेकिन फिट एंड फिनिश मारुति सुजुकी का अच्छा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज भी है। और सर इसके कोई और नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। अब कारों का इतना एक्सपीरियंस नहीं, पर पुरानी कार थी मेरी जो टाटा Hyundai एसेंट, उसकी जो कूलिंग सिस्टम था वो काफ़ी हार्ड था। थोड़ा सा ही ऑन करो और काफ़ी कूलिंग, इसमें थोड़ी देर लग जाती है कूलिंग में। अच्छा, क्योंकि एसी की कूलिंग को लेकर आपका थोड़ा कंसर्न है कि हाँ, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। हाँ, थोड़ा मतलब फास्ट और थोड़ा कूलर होना चाहिए था यहाँ पे। क्योंकि इन्होंने जो मैनुअल एसी सिस्टम भी दे रखा है, उसको भी थोड़ा ऑटोमेटिक की तरह दिखाने की कोशिश की है कि हाथ से घुमा के नहीं होता, तो उसकी भी शायद मेरे को लगता है थोड़ी देर लग जाती है कन्वर्ट क्योंकि होने गियर शिफ्टर्स जो है इसमें, सर गियर शिफ्टर्स कहाँ है? स्टीयरिंग के पास ही है या फिर नीचे जहाँ गियर होता है वहीं पे है, जो मैनुअली गियर शिफ्ट करना होता है जब? नहीं है, वो मैनुअली गियर शिफ्टर भी उसी के पास है। जब आप मैनुअल पे चले जाते हो, बस प्लस माइनस करना पड़ता है आपको, प्लस करो क्योंकि ज़्यादातर जो अब ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियां हैं उसमें स्टीयरिंग के पास ही गियर शिफ्टर्स होते हैं, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और कंफर्ट को लेके क्या कहना चाहोगे सर? आप लॉन्ग टूर आपने किया होगा, कौन सा अभी तक सबसे लंबा आपका टूर रहा है और कैसा आपका उसमें कंफर्ट को लेकर एक्सपीरियंस रहा है, वो भी शेयर करें प्लीज़। सबसे लंबा टूर तो रहा मेरा हिमाचल से दिल्ली तक का, लगभग 350 किलोमीटर से ज़्यादा एक गो में ही। कंफर्ट का मेरे को इतना खास कोई कंप्लेंट नहीं है। इसकी सीट्स काफ़ी डीप और कप करने वाले की आपको हर जगह से सपोर्ट देती है, साइड से भी और पीठ को भी। अगर किसी को पीठ की प्रॉब्लम हो सकती है फिर शायद हो सकता है, इसके लिए आपको बैक सपोर्ट रखने की ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद भी बैक में प्रॉब्लम है, लोअर बैक की प्रॉब्लम, डिस्क रिलेटेड इशू है। तो वो डिपेंड करता है, हर इंसान की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, ठीक है। तो उसको अलग तरह की गाड़ी अलग तरह का एक्सपीरियंस दे सकती है। क्योंकि मेरी गाड़ी में मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये तो मैंने थोड़ी देर ही चलाई थी तो मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। अब सर का मानना ये है कि इनकी जो पहले वाली गाड़ी थी वो ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और आप कंफर्ट के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पुरानी गाड़ी थी मेरी एसेंट, वो मैं स्टीयरिंग बिल्कुल नीचे करके चलाता था तो आराम से लेट के चल जाती थी। पर यहाँ पे जब स्टीयरिंग बिल्कुल नीचे करो तो स्टीयरिंग काफ़ी दूर होता है, तो आपको वो आराम नहीं मिल पाता, आपको बाजू उठा के रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन ये है कि टेलीस्कोपिक आप ये स्टीयरिंग ज़रूर लें, ना कि सिर्फ टेली में वो क्या होता है ऊपर नीचे करने वाला, खींचने वाला भी ज़रूर लें, ताकि आपको हाइट के साथ दूरी भी एडजस्ट करने में। बिल्कुल। और बाकी इस वेरिएंट में कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है ना, और लेकिन सेंसर ज़रूर आते हैं। कितने सेंसर है? 4 सेंसर है। 4 सेंसर, ठीक है। और सर इसके बारे में कुछ अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो फिर हम कंक्लूड करेंगे अपनी वीडियो को। और साथ में पहाड़ों में ऑब्वियसली मेन मुद्दा हमारा यही है कि पहाड़ों में क्या एक्सपीरियंस है सर का ऑटोमेटिक को लेकर, तो वो भी एक बार कंक्लूडिंग तौर पे बताएं। तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग ये था कि पहाड़ों में जब मेरे को अगर मान लो दूसरे गियर पे उतरना हो तीसरे से, तो क्या ये गाड़ी समझ पाएगी उस वक्त? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर गाड़ी ज़्यादा जोर खा रही है तो अपने आप दूसरे गियर में आ जाती है। अगर मैं एकदम से एक्सेलरेट करूँ तो ये नहीं कि दूसरे गियर में ही भागने लगेगी, ये फटाफट पहला गियर पाएगी और अपनी जो है स्पीड ज़्यादा अच्छे से पकड़ लेगी। और कई बार ये दिक्कत आती है कि जब हमने ओवरटेक करना होता है किसी गाड़ी को, तब हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। जैसे ही हम ओवरटेक करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल चौथे गियर में हूँ और मैं ट्रक को ओवरटेक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं स्पीड पकड़ूंगा तो तीसरे या दूसरे गियर में आ जाएगी। तब गियर शिफ्टिंग जो होती है उस वक्त हमें लगता है कि यार ये तो पावर ड्रॉप कर रही है, पर वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है, पावर ड्रॉप नहीं कर रही होती है। अगर हम उसकी बात करें, मैनुअल की बात करें, तो वो क्लच पकड़ने में और गियर बदलने में 2-3 सेकंड लग जाते हैं, तो वो ये 2-3 सेकंड 1 सेकंड में ही पावर ड्रॉप करके फटाफट आपको शिफ्ट कर देती है। तो ओवरटेक करते वक्त नए ड्राइवर को ये लग सकता है कि यार यहाँ पे दिक्कत हो रही है, पर वो काफ़ी एक्सपीरियंस करने के बाद पता लगता है कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वैसे मेरा मानना ये है कि मैं पहले लोगों को ये कहता था कि अगर ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी ही है तो इंजन कम से कम 1500 सीसी होना चाहिए। लेकिन सर के एक्सपीरियंस को सुनकर ऐसा लग रहा है, और मैंने खुद भी इसको ड्राइव किया तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक बहुत ज़्यादा रफ ड्राइवर नहीं हो, तो अगर आप आराम पसंद करते हो, ड्राइव एक्सपीरियंस में आपको कंफर्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल आप ले सकते हो। आपको इसमें कोई निराशा नहीं मिलेगी। और वैसे भी मारुति सुजुकी है, रिलायबिलिटी है कंपनी की, और साथ में आप इसका काम भी कहीं भी करवा लो, ठीक है। और मेंटेनेंस कॉस्ट पे थोड़ी बात करते हैं सर। मेंटेनेंस कॉस्ट, आपने सर्विसेज भी कराई होगी इसकी, अभी मेजर सर्विस होगी आपकी? मेजर सर्विस मेजर नहीं हुई है, माइनर सर्विस हुई है, अभी तो फ्री वाली हुई होगी। तो अभी आपने पेमेंट वाली कोई सर्विस नहीं की है, तो आपका सर्विस का एक्सपीरियंस अभी है नहीं।
तो आपने बात की शोरूम में कि क्या कॉस्ट रहती है सर्विस की? नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी इस बारे में सर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि इसका सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। तो मैं इस वक्त गाड़ी में बैठ गया हूँ सर की, और बहुत ही अच्छा, अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो अच्छा मेरे पास टाटा टिगोर है ना, उस हिसाब से ठीक है। इसमें नी रूम थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे। और अब यहाँ पे अगर दिखाएंगे सर तो इसमें ड्राइव मोड है और रिवर्स है, और एम क्या हुआ सर ये? मैनुअल। अगर मैनुअली आप गाड़ी को चलाना चाहें तो आप मैनुअली भी मतलब गियर चेंज कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन इसमें है, और एक बार और न्यूट्रल पे होगा स्टार्ट। न्यूट्रल पे मैंने डाल दिया और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। 3 सिलेंडर के हिसाब से नॉइज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है, और भारीपन इतना है नहीं, काफ़ी रिफाइंड इंजन है मतलब। और अब मैं इसको डालूँगा ड्राइव पे, अब करूँगा स्टार्ट, और काफ़ी अच्छे से उठती है, बिल्कुल भी गाड़ी पीछे नहीं जाती है। और पिकअप अगर आप देखें तो बहुत अच्छी पिकअप है। इस वक्त मैं अप हिल ड्राइव कर रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब मेरा यही क्वेश्चन था सर से कि आपने पहाड़ों में ऑटोमेटिक क्यों ली, इसका फ़ायदा है या नहीं है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ऑटोमेटिक का जो फ़ायदा है वो असल फ़ायदा पहाड़ों में ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गियर शिफ्ट करना होता है वो पहाड़ों में ही करना होता है। प्लेन में तो बंदा चौथे या पाँचवें गियर में चला है तो वो चला ही है, मज़े हो रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में हर मोड़ पे आपको गियर शिफ्ट करना है, गियर डाउन करना है, अप करना है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी गाड़ी में होता तो इस वक्त तक 4-5 गियर्स में चेंज कर चुका होता, और ये गाड़ी अपने आप ही कर रही है। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता ही है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है। लेकिन पहाड़ों में मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और अगर पिकअप की बात करूँ, थोड़ा आगे रोड भी दिखाएं सर, बहुत ही अच्छी पिकअप है। देखिए गाड़ी इस वक्त 70 के करीब पहुँच गई है इतने से स्ट्रेच में। ये 50 मीटर का स्ट्रेच होगा, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ही अच्छी पिकअप है। मतलब टाटा को मैं जो कोसता हूँ वो हमेशा यही कहता हूँ कि उसके जो इंजन है वो थोड़े अंडर पावर है, यानी कि उसमें टाइम लगता है, स्पीड पकड़ने में वो टाइम लेता है। तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इंजन का, कि पिकअप बहुत ही अच्छी है। और स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है, और गाड़ी की लेंथ कम है, व्हील बेस इतना है नहीं, तो पहाड़ों के लिहाज से बहुत बढ़िया है। मतलब मोड़ने के लिए बहुत ही मस्त, मतलब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अफोर्डेबल रेट पे। अगर आपने इस गाड़ी को कंसिडर करना है पहाड़ों में तो सर तो एंजॉय कर ही रहे हैं, बाकी हम इनका जो भी रिव्यू है वो भी लेंगे। आपको दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी कच्चे में कैसी चलती है। आप इस इधर रोड देख सकते हो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है एकदम, ठीक है। यहाँ से अभी हम गाड़ी को लेकर जाएंगे, देखते हैं। मैं पहली बार ही ऑटोमेटिक चला रहा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है मुझे, एक हाथ बिल्कुल फ्री है मेरा। ये देखिए ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये देखिए अभी काफ़ी बड़ा गड्ढा था, लेकिन कहीं भी गाड़ी छुई नहीं है मेरी, और बड़े मज़े से चली है। मैंने सिर्फ टच किया है इस वक्त एक्सीलेटर को, एफर्टलेसली जा रही है अभी तक तो गाड़ी। ठीक है, सीट बेल्ट को बोल रहा है। क्लच सोच के ब्रेक दबा दी लेफ्ट। आगे वापस आने दो। अब तो ये होता है, अभी मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने की आदत है भी, तो ये चीज़ें तो होती रहेगी। यार मुड़ तो जाएगी ना, आगे शायद जगह नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छे से हमारी ये राइड रही कच्चे की। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पहाड़ों में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको ये गाड़ी करेगी। हालांकि मारुति सुजुकी की गाड़ी के साथ थोड़ा सा रहता है कि टाटा और अगर मारुति में ही मैं ऑब्वियसली कंपेयर करूंगा, क्योंकि मैं एक टाटा ओनर हूं, तो टाटा की गाड़ियां चढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा स्मूथली चढ़ती है। मारुति सुजुकी की हर गाड़ी थोड़ा सा आपसे ज़ोर मांगेगी, और वो टायर भी थोड़े ज़्यादा घूमेंगे, थोड़ा स्किड भी हो सकते हैं। इसके टायर चौड़े नहीं है आपकी गाड़ी के। हाँ, टायर काफ़ी चौड़े हैं। टायर थोड़े चौड़े हैं मेरे। वो अगर आप इसमें भी टॉप मॉडल लेते तो आपको चौड़े मिल जाते, पर इसका टायर साइज थोड़ा सा बड़ा है शायद टिगोर से।
अगर टायर आप साइज top बड़ा model है लेते पर नीचे जो हैं, चौड़ाई कम है। क्या हो ग्रिप नहीं बनती है ना इसकी ज़्यादा। अच्छा। ये हाईवे के लिए ठीक है, जो आपके टायर है अच्छा। वो पहाड़ों के लिए ज़्यादा बढ़िया है। गाड़ी का अगर आप एक बार इंटीरियर दिखा दीजिए लास्ट में। वैसे तो आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, लेकिन ये एक ओनरशिप रिव्यू है। आपने गाड़ी का रिव्यू देखा होगा जिसमें आपको एक एक फीचर्स जो है अच्छे से बताए गए हैं। एक बार थोड़ा सा आप दिखा दीजिए कि इस वेरिएंट में किस तरह का इंटीरियर मिलता है। इसमें स्क्रीन मिलती है और पुश स्टार्ट बटन भी मिलता है। और सर बताएंगे है तो यहाँ पे एक बटन मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल करने का। एक होता है इंजन इमोबिलाइज़र की, गाड़ी बंद हो या ना हो। तो स्क्रीन तो यहाँ पे ये वाली वेरिएंट में छोटी आती है, पर बड़े वेरिएंट में बड़ी स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे ये एसी का सिस्टम है, एसी और कूलिंग का। ये दिखने में तो ऑटोमेटिक लगता है, पर एक्चुअल में ये मैनुअल। तो एक गियर इन्होंने दिया हुआ है कूलिंग के लिए, एक गियर दिया हुआ है उन्होंने स्पीड के लिए। और आखिर में बताना चाहता हूँ, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसी में इन्होंने मैनुअल भी इंक्लूड किया हुआ है, पर है तो डिजिटल मैनुअल। जैसे कि प्लस करो तो एक गियर, दूसरा करो तो दूसरा गियर। और उसके बाद यहाँ पे ये इसका स्क्रीन है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आता है, और बड़े जो वेरिएंट है उसमें कलर्ड स्क्रीन भी आ जाता है। ये एनालॉग जो है स्पीडोमीटर के साथ। बाकी सर अब इस चीज़ पे करेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लग रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक उन लोगों के लिए ज़्यादा सही रहता है जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई बैक पेन है या फिर कोई लेग पेन का इशू है, या फिर आप चाहते हैं कि ड्राइव के वक्त आपका हैंड बिल्कुल फ्री रहे, आप फ़ोन पे बात कर सके। वैसे तो फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए ड्राइव करते वक्त, लेकिन आप बिल्कुल मस्त रहना चाहते हैं अगर ड्राइव करते, कोई टेंशन नहीं है, बार बार आपको गियर चेंज नहीं करना है, तो आप बिल्कुल इस गाड़ी को ले सकते हो। और तो यही मेरा ये यहीं तक की हमारी वीडियो रहेगी। हम अब इसको कंक्लूड करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा हुए तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ सर के साथ 6 महीने बाद या साल बाद। इनके एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है बदल जाए गाड़ी को लेकर, तो उसके बाद भी हम वीडियो बना सकते हैं अगर आपकी क्वेरीज़ ज़्यादा होती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बहुत मज़ा आएगा आपको। आगे और भी मैं गाड़ी के रिव्यूज़ लेकर आऊँगा, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगा। सिर्फ गाड़ी का ही काम नहीं है मेरे व्लॉग्स भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और भी हो सकता है आने वाले टाइम में कोई गाने भी लॉन्च करूँ मैं, है ना। तो कनेक्टेड रहना आप, बड़ा अच्छा लगेगा। दाना मल्टीटास्कर इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।